हुई ब्याज दर और होम लोन को कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अब संभालना चाहिए, इस पर तो हमने बात कर ली है। लेकिन अब फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं दर्शकों की। हमारे साथ पंकज मटपाल तो जुड़े हुए हैं, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीएसटी इन्वेस्टमेंट के चीफ फाइनेंशियल प्लानर आदित्य शाह। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से, पंकज जी आपका और आदित्य आपका। हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। स्वप्निल स्वप्निल नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं स्वप्निल? जी मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। पटना बिहार से बोल रहे हैं, अच्छा। बताइए, आपने अपने लिए निवेश की रणनीति शायद कुछ बना के रखी हुई है? जी मैम। ओके, मुझे बताइए क्या क्या लक्ष्य हैं आपके आर्थिक? मैम मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, अनमैरिड हूँ और लक्ष्य मैंने अभी कोशिश किया है डिसाइड करने का, जिसमें 5 इयर्स में सपोज मैरिज है एंड वी हैव सेट 20 lakhs फॉर इट। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन, जो कि अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, बट चाइल्ड एजुकेशन इन 15 years for which I'm aiming 25 years which I'm aiming 1.5 crore, a house in 15 years उसमें भी 1.5 CR, और फिर रिटायरमेंट आफ्टर 35 years जिसमें 10 crore रुपीस। तो ये मैंने अपना गोल सेट किया है एंड अकॉर्डिंगली मैंने कुछ फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट किए हैं। मैं आप लोग के शोज देखता हूँ और उसी हिसाब से मैं कुछ फंड सेलेक्ट कर रखा है मैंने। मेरा 13,000 का मंथली SIPs है, एक्टिव SIPs, जिसमें मैं पराग पारिक फ्लेक्सी में 5,000, एक्सेस ब्लू चिप में 3,000, DSP मिड कैप में 2,000, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF में 2,000 और LNT इमर्जिंग में 1,000 इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा मेरा 2 म्यूचुअल फंड्स है, एक ABSL का फ्लेक्सी कैप जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 55,000 है। इसमें मैं पहले SIP करता था बट बाद में मैंने फ्लेक्सी पराग पारिक में स्विच कर लिया था एंड अकॉर्डिंगली मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड है जो मैं अपने टैक्स बेनिफिट के अकॉर्डिंग उसको उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें 1,15,000 मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा 5,000 का वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट रहता है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 20,000 रुपीज इंक्रीज करना चाहता हूँ अपने मंथली SIPs में, एक्टिव SIPs में। तो मैं किस प्रपोर्शन से इस मनी को डिवाइड करूँ, किस तरह से मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, और क्या मेरा फंड सिलेक्शन सही है? आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें आपकी मौजूदा SIP चल रही है 13,000 की, ये आपने कब से शुरू की है? पिछले 2 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, और लमसम इन्वेस्टमेंट क्या आपके पास एक ही है जो अभी पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आपने उसमें उसको शिफ्ट कर दिया है, या इसके अलावा भी लमसम इन्वेस्टमेंट है? नो मैम, सिर्फ मेरा ऐसा टैक्स सेवर और ABSL में लमसम इन्वेस्टमेंट है। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले तो स्वप्निल दाद देना चाहूँगी। 25 साल की आपकी उम्र है और आपने अपनी शादी से लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट, आपने घर भी खरीदना है, आपने अपने लिए लक्ष्य सोच लिए हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। और ये आर्थिक लक्ष्य इसीलिए भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह के लक्ष्यों को तय कर लें, बांध लें, तो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन और जिस भी तरह की आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, आप उस राह पर निकल जाते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और बाकी मेरे ख्याल से पंकज जी आपको बताएंगे कि आपके गोल्स कितने रियलिस्टिक है। हालांकि आप अपने लक्ष्यों को समझते हैं, आप ये भी समझते हैं कि कैसे महंगाई की मार इन पर पड़ सकती है, और आपने अप्रॉक्सीमेट फिगर्स भी हालांकि निर्धारित कर दी है, लेकिन वो कितनी प्रैक्टिकल होगी और कितनी सही होगी, पंकज जी किस तरह से आकलन किया जाए? स्वप्निल, आप काफी एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत बधाई आपको मेरी ओर से भी। और जहां तक गोल्स का सवाल है, देखिए आपने बिल्कुल सोचा है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना पैसा होना चाहिए, लेकिन बेशक यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव तो होगा क्योंकि ये गोल्स डायनेमिक रहेंगे। अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने साल के बाद आपको किन चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने एक टेंटेटिवली एक डिसीजन ले लिया है कि इतना पैसा होना चाहिए। तो जितना पैसा आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली बढ़ाना तो पड़ेगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए। पर जैसा मैंने कहा कि अभी तय नहीं है कि गोल्स के लिए जो अवधि आपने ली है क्या वहीं पे आपको पैसा लगेगा, कि जैसे कि बच्चे की एजुकेशन है, अभी आप नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्ट कब आपको जरूरत पड़ने वाली है।
लेकिन फिर भी आपको ये जरूर समझना चाहिए कि समय के साथ आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, ये स्कीम्स अच्छी हैं जहां पर आप एसआईपी कर रहे हो, और साथ ही जिनसे आपने एसआईपी रोक दी है, जैसा आपने कहा कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, वहां पर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने एसआईपी आगे जो है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में कर दी है, तो वो फंड भी अच्छा है आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, वहां पर भी आप बने रह सकते हैं। यहां पर आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 20,000 रुपया आप एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं बहुत सारे फंड्स में आपको बदलाव या एडिशन करने की जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन पारंपरिक में आप 5,000 रुपये बढ़ा लीजिए। एग्जिस्टिंग आपके पास एसआईपी चल रही है, वहां पर 5,000 रुपये आप और बढ़ा लीजिए। 5,000 रुपये आप डीएसपी मिड कैप फंड में ही ऐड कर सकते हैं, और 5,000 रुपीज आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में कर लीजिए। लेकिन स्मॉल कैप आपको एक ऐड करना चाहिए, जो मैं आपको कहूंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से 20,000 रुपये आपके ये डिवाइड हो जाएंगे 4 स्कीम्स में, और समय के साथ आपको इसे बढ़ाना भी होगा। मैं चाहती हूँ पंकज जी आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग मेरे ख्याल से स्वप्निल के जरिए उन तमाम दर्शकों को भी समझाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 25 साल की उम्र में देखिए स्वप्निल ने एक तो 13,000 की एसआईपी की रणनीति अपना ली है, इसके बाद ये अपने इन्वेस्टमेंट को 20,000 भी बढ़ाना चाहते हैं। खैर स्वप्निल हो सकता है बहुत गिने चुने निवेशकों में से हो जो अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इतनी राशि से, लेकिन अगर आप अपने निवेश को बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं और आपने एटलीस्ट अपनी शुरुआत कर ली है अपने इन्वेस्टमेंट की 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, तो ये आपकी लंबी अवधि में आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। पंकज जी बिल्कुल, स्वप्निल का इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है 25 साल की उम्र के हिसाब से, और बिल्कुल सही कहा कविता आपने, चाहे अमाउंट छोटा हो लेकिन यदि लंबी अवधि हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग मतलब यह है कि जब समय के साथ आपका पैसा बढ़ता है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उस पर तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में जो ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ के ऊपर भी ग्रोथ होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया और वो बढ़कर 1,12,000 रुपया हो गया, तो अगले साल में जो आपका 1,00,000 रुपया है वो भी बढ़ेगा, और जो 12,000 रुपया आपका जो ग्रोथ हुई थी उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो जब रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न मिलते जाते हैं तो इस तरह से लंबी अवधि में इसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। तो इसके लिए जितनी जल्दी शुरुआत की जा सके, मतलब स्वप्निल ने डेफिनेटली अच्छे अमाउंट से की है, लेकिन शुरुआत में यदि 5,000 की भी आप एसआईपी शुरू करते हैं और समय के साथ आप उसमें बढ़ाते रहते हैं और इन्वेस्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो उसका फायदा आपको बहुत मिलता है। तो ये तो बात जरूर है कविता की, कंपाउंडिंग का फायदा लेने के लिए जल्दी शुरुआत करनी चाहिए और स्टे इन्वेस्टेड। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि बीच बीच में पैसा निकालते रहते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि जो बढ़ा हुआ पैसा है वो बढ़ता रहेगा। कब बढ़ेगा? जब आप वहां पर इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन आप बार बार पैसे विड्रॉ करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये भी जरूरी है कि आप वहां पर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। एक साथ में आपने सवाल यहां पे ऐड किया था कि आप वॉलेंट्री पीएफ में भी, बीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद उस पर भी आप मेरी राय जानना चाहते होंगे। क्यों स्वप्निल, कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर आपका? में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, या ईएलएसएस में उसको शिफ्ट कर दूं? देखिए, ये पीएफ और ईपीएफ या बीपीएफ के अपने फायदे हैं। यहां पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मतलब 2.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आप जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका टैक्स फ्री होता है, और साथ ही यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अच्छा है। अभी थोड़ा सा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 8.10% किया, 8.5 से घटाकर। फिर भी मैं कहूंगा कि आज की डेट में जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ही अच्छा है। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट जो कि टैक्स फ्री के दायरे में आता हो वो जरूर आप कंसिडर करें अपना वीपीएफ के थ्रू। बट क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में बहुत पोटेंशियल होता है अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने का, तो मेरी सलाह ये होगी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप इक्विटी को ज्यादा महत्व दें। और ईएलएसएस, क्योंकि एटीसी की बात की जाए तो ईएलएसएस आपका टैक्स सेविंग का भी बेनिफिट देता है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी रहता है, तो ईएलएसएस को आप जरूर कंसिडर करें।
बिल्कुल। चलिए स्वप्निल, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और आपके ज़रिए हमने उन तमाम निवेशकों को भी इंस्पायर किया हो जो अभी तक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के बारे में सोच ही रहे हो। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आदित्य फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे हमारे दर्शक वेंकट की, और साथ ही एक अहम खबर पर हम फोकस करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर बने रहें।